तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जिसका जिक्र हमने कल के एपिसोड में किया था। वो शख्स जो सुनीत खटाऊ पर हमले के समय अमर नायक के साथ एक गाड़ी में मौजूद था, बैकअप टीम का हिस्सा था। अमर नायक के बारे में ये मशहूर था कि वो हर बड़े ऑपरेशन में अपने साथियों के साथ खुद स्पॉट पर जाता था। बाकी डॉन की तरह नहीं कि वो अपनी सेफ हाउस में बैठे रहते थे और उनके आदमी जाके उनकी बेहाफ पे काम करते थे। अमर नायक खुद मौके पे हाजिर रहता था, अपने लोगों का हौसला बढ़ाता था, उनको समय पे किस किस्म की गाइडेंस चाहिए वो देता था और उनके साथ खड़ा रहता था। अगर कहीं मुश्किल आई, भागने की नौबत आई, तो पहले अपने आदमियों को जगह से निकाल के फिर खुद निकलता था। इसलिए शायद उसके साथ इतने सारे लोग इतने सालों तक जुड़े रहे, बहुत वफादारी की। कोई शायद एक आध आदमी होगा जो कभी अमर नायक का गैंग छोड़ के किसी और गैंगस्टर के साथ गया हो। हालांकि बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लोग दाऊद को छोड़ के छोटा राजन के साथ चले गए, छोटा राजन को छोड़ के अरुण गवली के साथ चले गए, अरुण गवली के आदमी छोड़ के छोटा शकील के पास चले गए। तो ये एक दौर चलता रहता था, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कंट्रैक्ट किलर थे, जो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते थे, बहुत बड़ी रकम बटोरते थे और अपना ठेके का काम लेके करके गुल हो जाया करते थे। उनमें सुभाष सिंह ठाकुर और उसके साथी मशहूर थे। उसी तरह और बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ कंट्रैक्ट का काम करते थे, शेरू जैसे लोग और आदम भाई जैसे लोग। तो इस किस्म के काफ़ी सारे लोग थे जिनका काम सिर्फ, या बाद में कालिया एंथनी इंडिपेंडेंट काम करता था, उसी तरह सादे कालिया और उसका भाई आरिफ कालिया। ये काफ़ी सारे लोग थे जो पैसे के लिए कंट्रैक्ट किलिंग करने लगे और अपना अपना धंधा चलाते रहे। लेकिन अमर नायक के साथ जो आदमी एक बार जुड़ जाता था वो सारी उम्र उसके साथ रहता था। उसके मरने के बाद भी पूरी कंपनी आज भी उसके भाई के साथ खड़ी है। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे डॉन्स के लोग जो एक ज़माने में उनके लिए जान दिया करते थे, आज उनको खाने पीने की भी मुश्किल है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। वो भी एक सीरीज प्लान कर रहे हैं कि कैसे रह रहे हैं उन लोगों के परिवार जिनके परिवार का वो शख्स एक ज़माने में अपने आका का खास आदमी हुआ करता था। खैर, वापस चलते हैं अमर नायक के उस दिन के किस्से पर। महालक्ष्मी ब्रिज पे जहाँ सुनीत खटाऊ का मर्डर दिन दिहाड़े कर दिया जाता है, पीछे वाली एम्बेसडर कार में, अब फिएट गाड़ी में, अमर नायक के साथ गाड़ी में जो शख्स बैठा था वो था ओम प्रकाश भारद्वाज। अब बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अमर नायक के गैंग में कम से कम 50 आदमी ऐसे थे जिनका किसी क्रिमिनल कांड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो जिसको कहते हैं बैकग्राउंड में बैठ के पर्दे के पीछे से काम करते थे। एक नहीं, बहुत लोग थे। उनमें से एक प्रमोद शिंदे भी है जो आज भी है। बहुत काम किए उसने, लेकिन नाम कहीं नहीं है। सारी उम्र अमर नायक के साथ रहा, लेकिन जब मौका मिला तो एक नई जिंदगी, एक नए तरीके से जीने के लिए आराम से कहीं और जाके बस गया, लेकिन किसी दूसरे गैंग को ज्वाइन नहीं किया, किसी दूसरे गैंगस्टर से हाथ नहीं मिलाया। उसकी बात भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज उस केस के बाद जब
वो मोटरसाइकिल यामा मोटरसाइकिल जो सायन इलाके में मर्डर के बाद लावारिस हालत में मिलता है, उसकी नंबर से जो रजिस्ट्रेशन से जो एड्रेस मिलता है वो थाना के एक शख्स का मिलता है। मुंबई के बाहर बाहर एक थाना सिटी है, बहुत बड़ा, अब तो बहुत बड़ा शहर हो गया वो, या मेगापोलिस हो गया एक तरीके से, मुंबई की बराबरी करता है। वहीं पे उस आदमी का एड्रेस मिला और उसको जब उठा के लाया जाता है, कल मैंने बताया था आपको, पहले तो वो मना कर दिया लेकिन बाद में मान जाता है कि उससे उसका बाइक उधारा लिया था ओपी भारद्वाज ने। अब यहाँ पे एक और हैरानी की बात है कि अमर नायक ने अपने कम से कम 25-30 लोगों को मोटरसाइकिल लेके दिए हुए थे, नए खरीद के दिए थे सबको, लेकिन शायद वो अपने मोटरसाइकिल को इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि उनके नंबर्स वगैरह शायद ट्रेस हो जाएंगे तो सब के सब पकड़े जाएंगे। तो शायद इस ऑपरेशन के लिए वो मोटरसाइकिल और किनेटिक होंडा, कल मैंने गलती से एक्टिवा बोल दिया था, वो व्हीकल जो था टू व्हीलर वो किनेटिक होंडा था, तो उसको भी किसी से लिया लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, पता नहीं चला बाद में किसका था किसका नहीं था। होगा भी तो पुलिस ने शायद रिकवर नहीं हुआ होगा मेरा ख्याल, नहीं तो पुलिस उसका जिक्र जरूर करती। खैर, तो उस शख्स के बताने के बाद पुलिस ढूंढना शुरू करती है ओपी भारद्वाज को। अब ओपी भारद्वाज को ढूंढना इसलिए जरूरी था कि अमर नायक के बारे में जानकारी कोई पूरे गैंग से दे सकता था उस समय, तो वो ओपी भारद्वाज दे सकता था। अमर नायक अंडरग्राउंड हो गया। बाद में पता चला कि वो देश छोड़ के सिंगापुर हांगकांग निकल गया और वहाँ पे जाके उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली। ये बाद में सब कुछ निकला, लेकिन उस समय पुलिस के पास सबसे बड़ा जो मकसद था, एम था, निशाना था, वो अमर नायक को ढूंढना था। अमर नायक तक पहुंचाने के लिए एक ही कड़ी थी उन हालात में, वो थी ओम प्रकाश भारद्वाज। अब वो शख्स मिल नहीं रहा। करते करते पुलिस को उसके घर का एड्रेस मिलता है जहाँ के उसकी पत्नी और उसके बच्चे पाए जाते हैं, लेकिन कई महीनों से पता चला कि वो घर पे नहीं आ रहा था। वहीं थोड़ा सा हिंट पुलिस को ये लगा कि वो किसी बार गर्ल के साथ उसका अफेयर चल रहा था और उसके साथ ही बार डांसर के साथ शायद वो कहीं रह रहा होगा, ऐसा घर वालों ने जो दूसरे सोर्सेज ने बताया। अब वो ज़माना था जब मुंबई में हज़ारों बार डांसर अलग-अलग बार में डांस करती थी, उठाती जाती भी रहती थी। सब मुंबई की तो थी नहीं, मैक्सिमम उनमें से उत्तर प्रदेश की थी, आगरा वगैरह एरिया की। वो आती थी 3-4 महीने काम करके फिर गांव चली जाती थी, वो दूसरा बैच आ जाता था। इस तरीके से वो माइग्रेंट लेबर की तरह थी और कभी एक बार में कभी दूसरी बार में, जहाँ थोड़े चंद पैसे ज़्यादा मिले पहली बार छोड़ के दूसरी बार में चली जाती थी। अब किस बार गर्ल को ढूंढा जाए जिससे पता चले कि वो ओपी भारद्वाज उसके टच में है। कई महीने निकल जाते लेकिन ना अमर नायक का कुछ पता चलता है, ना ओपी भारद्वाज का पता चलता है। अब देखिए, जब किसी की मौत आती है तो कोई ना कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। एक दिन राकेश मारिया डीसीपी क्राइम, उनके ऑफिस में एक लड़की बुर्के में आती है। पहले उनको स्लिप भेजी जाती है कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ। उनका अर्दली बताता है कि बुर्के में महिला है, मैंने शक्ल नहीं देखी, लेकिन ये पर्ची उसने लिख के दी है। तो राकेश मारिया ने बुला लिया। तो और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ बैठे थे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, करापुर मार्केट, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर ही क्राइम ब्रांच का ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे। पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई। और मारिया के ऑफिस के नीचे एकदम हमारा
प्रेस रूम हुआ करता था जहाँ क्राइम रिपोर्टर सब बैठा करते थे ग्राउंड फ्लोर पे। खैर, तो वो औरत जब मिलने आती है तो जो दूसरे ऑफिसर बैठे उनके साथ थे तभी उनको एक अंदर वाले कमरे में बैठा दिया जाता है, क्योंकि औरत कहती है कि वो अकेले में बात करना चाहती। तो खैर, बुर्का पहना हुआ था। अब पता नहीं कितनी उम्र की है कैसी नहीं है, क्या कहना चाहती है। तो उसने जब बातचीत शुरू की, देखा कि दूसरे लोग दूसरे कमरे में चले गए हैं, तो उसने अपना बुर्के का जो पल्लू होता है, चेहरे का हिस्सा, नकाबनुमा, वो उठाया। और मारिया का कहना है कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी भोली भाली देखने को लगती थी कि एकदम राकेश को लगा कि कोई कोई हूर परी, कोई आसमान से उतरी हुई एक परी उसके सामने बैठी है। इसका जिक्र शायद उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। मुझे कोई बता रहा था कल, मैं जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से बात कर रहा था, इस मीटिंग का कोई जिक्र उसमें है। मैंने वो चैप्टर पढ़े नहीं है, मैंने थोड़ी सी किताब पढ़ी है अभी, हालांकि मेरा भी जिक्र है उस किताब में। वो पढ़ूंगा तो मालूम पड़ेगा क्या क्या किया हुआ। खैर, तो राकेश मारिया एकदम दंग रह गए कि इतनी देखने में अच्छे घर की लड़की, खूबसूरत भी है, बातचीत भी अच्छी तरह करती है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो इसको क्या ऐसी तकलीफ है जो इसको इन हालात में मेरे पास आना पड़ा। तो थोड़ी देर बाद जब बातचीत होने के बाद उसका थोड़ा हौसला हुआ तो उसने बताया कि मैं एक बार डांसर हूँ और एक बार में डांस करती हूँ। पहले किसी और बार में डांस करती थी, थाना में भी डांस किया और शहर के दूसरे बार में भी डांस किया। और उसी दौरान उसके साथ दोस्ती मित्रता हो जाती है, कोई करीबी रिश्ता बन जाता है एक शख्स के साथ। लेकिन आज कल वो शख्स उसको बहुत तंग करने लगा है, उसके साथ मारपीट भी करने लगा है। और उसको, अगर लड़की ने कहा कि अगर वो उसका विरोध करती है तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, और लड़की को इस बात का डर था कि वो उसको जान से भी मार सकता है। तो जब राकेश मारिया ने पूछा कि वो शख्स कौन है, तो उसने जो नाम बताया, उसने राकेश मारिया के कान खड़े कर दिए। उसने नाम बताया ओपी भारद्वाज। अब वो शख्स था जिसको पूरी मुंबई की क्राइम ब्रांच और आधे पुलिस स्टेशन ढूंढ रहे थे। और एक बार डांसर आके मारिया के ऑफिस में उसको बता रही है कि उसको ओपी भारद्वाज नाम का आदमी तंग कर रहा है। और वो बार डांसर रहती थी आदर्श नगर एरिया ओशीवारा में कहीं, और डांस करती थी बुलबुल बार ग्रांट रोड के पास। और ये शख्स कहाँ रहता था उसको पता नहीं, क्योंकि अपने घर पे कभी को लेके नहीं आया। रोज शाम को इसकी बार में आ जाता था, यहाँ एक आध दिन छोड़ के आ जाता था, और उसके बाद उसके साथ ही जब बार बंद हो जाती थी, सब लोग चले जाते थे, वो आदमी ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ टैक्सी में बैठ के इसके घर जाता था और उसको टॉर्चर करता था। और उसको खतरा महसूस होने लग गया लड़की को उस शख्स से, ओपी भारद्वाज से। तो अब राकेश मारिया को तो वो आदमी चाहिए था। तो उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे क्या बताओ कब आता है, टाइम फ्रेम बताओ। तो बोलती मैं अभी नहीं, मैं आपको 2-4 दिन में सब पूरा टाइम वगैरह देख के, मौका देख के आपको एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन करूँगी, तो आप वो फ़ोन उठा लेना और मैं आपको पूरा उसका टाइम टेबल है जो वो बताएंगे। हालांकि बात इतनी नहीं है, बात असल में ये हुई होगी, जो मैं पुलिस का सिस्टम समझता हूँ, उसके साथ लड़की के साथ 2-3 मीटिंग्स क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की हुई होगी। और ख़ास तौर पे वो ऑफिसर जो राकेश मारिया के काफ़ी करीबी माने जाते थे, उस लड़की को पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लिया गया और उसको ये शक नहीं होने दिया
कि हम इस आदमी को खुद तेरी बात करने के पहले से ढूंढ रहे हैं। तो उस लड़की से पूरा उसका शेड्यूल, रैकी जिसको कहते हैं, उस किस्म की रैकी पुलिस वालों ने की और देखा कि वो शख्स जिस तरीके से आता है, कोई उसका टाइम नहीं था कि इस टाइम पे आएगा। कभी रात के 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, फिर 3-4 बजे लड़की को लेके निकलना वहाँ से। लेकिन एक रूट जो था वो पुलिस को कंफर्म हो गया और अकेला नहीं होता था, वो लड़की उसके साथ में होती थी। अब उसको पकड़े, कुछ उसका वो भाग जाए, कोई नुकसान हो तो लड़की साथ में। तो उन्हीं दिनों में, कुछ दिनों की मेहनत के बाद उस लड़की को कॉन्फिडेंस में लिया गया और उसको बताया गया कि हम फलां जगह पे आपकी गाड़ी को रोकेंगे, बड़े तरीके से, हाथ दे के नहीं, बड़े तरीके से गाड़ी रोकेंगे। लेकिन उसको 2-3 ऑफिसर की शक्ल दिखाई गई कि ये आदमी उस गाड़ी को रोकेंगे और तुम जैसे ही तुम्हारी गाड़ी, वो टैक्सी रुकेगी, तुम गाड़ी का दरवाज़ा खोल के भाग जाना, वहाँ रुकना नहीं। तो लड़की मान गई। अब इतने दिनों से प्रेशर में थी और इतने बड़े ऑफिसर ने दिलासा दिया था कि तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ। एक रात को, आधी रात, वापसी पे जब ग्रांट रोड से, बुलबुल बार से वो टैक्सी आदर्श नगर जाने के लिए निकली, तो वो रास्ता तकरीबन वही रास्ता था जिस जगह पे सुनील खटाऊ को मारा गया था, महालक्ष्मी ब्रिज के सिग्नल पे। तो वही सिग्नल से जो सुनील खटाऊ की गाड़ी रेस कोर्स की तरफ से आई थी लेफ्ट साइड से, वहीं से जो रूट राइट को जाती है सड़क वर्ली नाका की तरफ, उस रूट पे वो टैक्सी जा रही थी। अब देखिए, जिस आदमी को वहाँ पे मारा गया, मरवाने की पूरी प्लानिंग करने में मास्टरमाइंड जो था, उसकी मौत भी उसको शायद उसी रास्ते पे खींच के ले आई। और वहीं से जब महालक्ष्मी स्टेशन से हार्डली 1 किलोमीटर दूर वो टैक्सी जब वर्ली नाका की तरफ जाती है, तो लेफ्ट साइड में एक शमशान घाट आता है। शमशान घाट की दूसरी तरफ नेहरू प्लानिटेरियम है और थोड़ा हट के पीछे रेस कोर्स की बाउंड्री लगती है। तो वहाँ पे काफ़ी उजाड़ रास्ता होता है और शमशान घाट होने की वजह से आसपास कोई रात को लोग बैठे भी नहीं रहते। वो हाथ गाड़ी, कुछ चाय की दुकान, कुछ खाने पीने की, जो मुंबई में रिवाज है, आधी रात तक खुला रहता है सब कुछ। तो वो थोड़ा सा सुनसान एरिया होता है। तो वहाँ पे जाके जब गाड़ी पहुँचती है तो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर उस गाड़ी को रोकते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, वो लड़की निकल के भाग जाती है और उसके बाद जो होता है आपको मालूम है, वही हुआ। सुबह अगले दिन अखबारों में खबर छपती है कि ओपी भारद्वाज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो दोस्तों, ये काम करने के तरीके मुंबई पुलिस के। वो लड़की, क्या उसका असली नाम था, क्या नहीं था, मेरे पास कुछ नाम हैं। जो एक लड़कियां अपने नाम भी बदलती रहती हैं, एक बार में कुछ और नाम होता है, दूसरी बार में कुछ और नाम होता है। तो वो कुछ नाम हैं 2-3, लेकिन कोई लेने का फ़ायदा नहीं है। पता नहीं लड़की आज कहाँ है, मुंबई छोड़ के चली गई, या अभी भी कोई और नाम रख के कुछ काम कर रही होगी। डांस बार तो वैसे बंद हैं कई सालों से, चोरी चुप के कहीं रह रही होगी तो ठीक है, नहीं तो गांव वापस चली गई होगी। लेकिन ओपी भारद्वाज वहाँ चला गया जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। तो दोस्तों, इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर हो गए। सुनील खटाऊ के मर्डर के बाद 4 आदमी पहले जो इन्वॉल्व थे वो मर गए। 5वां आदमी ओपी भारद्वाज एनकाउंटर में मारा गया। और उसके बाद जो बाकी लोग उस बैकअप टीम में थे, उनका क्या हुआ वो भी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे कि वो किस्से हैं जो मुंबई की क्राइम हिस्ट्री का हिस्सा है।
ये फिक्शन नहीं है, ये ट्रू फैक्ट्स हैं, हकीकत है। तो जारी रखेंगे इसी तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ। आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।